अब हम लोग देखेंगे आज नया टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तब तक वो ना ही एनर्जी को लूज करता है ना ही वो एनर्जी को गेन करता है। ये तो सही बात है, बट अगर इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तब वो एनर्जी को लूज या गेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अब अगर उसको लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना हो तो वो एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाना हो तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। अब अगर हमको किसी क्वेश्चन में पता करना हो या फिर हमें पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए कितना एनर्जी की आवश्यकता है, या फिर जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आया होगा तो वो कितना एनर्जी रिलीज किया होगा, लोअर से हायर जाने पर वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, ये सब अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यही आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब। बात समझे? ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का बात करें बच्चों तो इसको हम लोग डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ई। अब फिर से ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं, यहां पे दो ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं। ये मेरा हो गया हायर ऑर्बिट, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा लोअर ऑर्बिट। इसी तरह से ये मेरा हो जाएगा हायर ऑर्बिट, ये हो जाएगा मेरा लोअर ऑर्बिट। अब देखो, जो अपना लोअर ऑर्बिट है ना बच्चा, इसको हम n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हायर ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n2। वापस से ध्यान दो, यहां पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे n1 और यहां पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे n2। अब सुनो, यहां दो केस हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कहां जाए? हायर ऑर्बिट की तरफ, या फिर हायर ऑर्बिट से कहां आए? लोअर ऑर्बिट की तरफ। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें जब वो हायर से लोअर की तरफ आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो, चाहे आप एनर्जी एब्जॉर्ब का बात करो, चाहे आप किसका बात करो? एनर्जी एब्जॉर्ब, अभी ही बताए थे, या फिर हम बात कर ले किसका? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? डेल्टा ई। अब ये डेल्टा ई कैसे निकलेगा, चलो सोचो। अगर हम बात करते हैं तो इस ऑर्बिट का एनर्जी को हम सपोज दैट मान लेते हैं E1 और इस ऑर्बिट का एनर्जी को सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं E2। वापस से इस एनर्जी को हम लोग क्या मान लेते हैं? E1 और इसको क्या मान लेंगे? E2। अब तुम सोचो जी, यहां से यहां जाने में ये कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, तो तुम कैसे निकालोगे? अब हम पहले एक एग्जांपल देते हैं और उसके बाद सोचना कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। आप मान लो कि एक लेवल पे बैठे हुए हो और आपके पास में 100 रुपया है। ठीक है, आपको हायर लेवल पे जाना है तो ऑब्वियसली आपको और पैसा चाहिए। ठीक है, और जब आप हायर लेवल पे जा रहे हो तो हायर लेवल पे आपके पास में हो जा रहा है 400 रुपया। ठीक है, तो 100 से 400 जाने के लिए आपको कितना रुपया को एब्जॉर्ब करना पड़ा होगा बताइए तो? कैसे निकाले? हायर में किसको माइनस किए? ठीक है, अब वापस से सुनो दूसरा कहानी। ठीक है, अगर तुम लोग बैठे हुए हो हायर लेवल पे और आपके पास है 500 रुपया, तुमको आना है 200 रुपया वाला लेवल पे। ठीक है, तो बताओ अभी तुम पैसा को रिलीज करोगे कि एब्जॉर्ब करोगे? कितना रिलीज करोगे? कैसे निकाले? 500 माइनस 200। अब इसी को पैसा वाला एग्जांपल से देखो, तुम यहां पे हो 100 रुपया पे, पहुंच गए 400 रुपया पे। ठीक है, कितना एब्जॉर्ब किए? कैसे निकालोगे? हायर माइनस लोअर। ठीक है, यहां पे भी क्या करेंगे? हायर माइनस लोअर। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा बच्चा हम लोग को कि सर अगर हमको डेल्टा ई निकालना हो ना तो डेल्टा ई निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? E2 माइनस क्या कर लेंगे? E1। E2 माइनस क्या करेंगे? ठीक है, अब अगर हम E2 का बात करें
किसका बात करें, E2, और किसका बात करें, E1। अब चाहे E2 का बात करो या फिर E1 का बात करो, दोनों के दोनों तो हैं ऑर्बिट, और किसी भी ऑर्बिट पे एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई क्या होगा बताओ, एन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी अगर बात करेंगे तो यही होगा ना, -13.6 जेड स्क्वायर बाई क्या होगा बताओ, एन स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा। अब वो E2 पे n का वैल्यू n2 था कि नहीं था, और E1 पे n का वैल्यू n1 था कि नहीं था। अब E2 के जगह में ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, E1 के जगह में ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अगर दोनों के जगह में वैल्यू को रखा जाए और डेल्टा E निकाला जाए तो देखो तो E2 के जगह में क्या हम -13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। E1 के जगह में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बताओ जरा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। अब फिर से एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। देख, ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन है और बाहर भी माइनस का साइन है, तो माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, डेल्टा E इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 13.6 माइनस में जेड स्क्वायर बाई n2 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना। अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है बच्चा लोग -2 + 4, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको अगर हम ऐसे लिख दे 4 - 2, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा क्या, सेम बात है कि नहीं है बाबू। अगर हम इसको पहले लिख दे और इसको बाद में लिख दे तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं दिक्कत है, तो हम लिख देते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई, यहां पे क्या कर लेंगे बताओ, n1 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई क्या कर सकते हैं बताओ, n2 स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, क्या हम 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल ले क्या, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बचेगा क्या, ठीक है। तो ये मेरा डेल्टा E निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेरा डेल्टा E निकालने का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अब यहां पे तुम सभी को पता है ये Z क्या चीज को बता रहा है बताओ जरा, एटॉमिक नंबर। अरे ये भूल गए क्या, चलो ठीक है। अब अगर हम n1 का बात करें तो देखो तो n1 जो है वो लोअर ऑर्बिट को बता रहा है कि हायर ऑर्बिट को बता रहा है, बहुत अच्छे। n1 क्या चीज को बता रहा है बच्चा बताओ, लोअर ऑर्बिट, लोअर, ठीक है। और n2 क्या चीज को बता रहा है बच्चों बताओ, हायर ऑर्बिट, क्या को बता रहा है, हायर ऑर्बिट। बोलिए बात समझ में आया या नहीं आया। अब सवाल ये है ना कि सर हम पहचानेंगे कैसे n2 और n1 कौन कौन है। n1 मतलब लोअर ऑर्बिट, n2 मतलब हायर ऑर्बिट। तो जो ऑर्बिट का मान छोटा होगा, वैल्यू छोटा होगा, ठीक है, मतलब n1 छोटा तो लोअर ऑर्बिट, n1 मतलब n छोटा तो लोअर ऑर्बिट, और n बड़ा मतलब क्या होगा, हायर ऑर्बिट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम तुम लोग को समझाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल का बात करें, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांजिट हो रहा है, मतलब जा रहा है, और हम आपसे पूछते हैं बताओ बच्चा n1 और n2 यहाँ पे कौन कौन है, तो आप क्या कहोगे, सर n1 जो होगा ना वो क्या होगा 2, और n2 जो होगा ना वो क्या होगा 5, क्योंकि छोटा वाला ऑर्बिट को n1 कहेंगे, बड़ा को क्या कहेंगे n2। बात क्लियर है ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 6 से 2 आ रहा है तो बताओ जरा n1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 छोटा वाला, और n2 क्या हो जाएगा बताओ 6। बोलिए n1 और n2 आप लोग पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे। अब हम लोग एनर्जी रिलीज के ऊपर में या एनर्जी एब्जॉर्ब के ऊपर में एक सवाल करते हैं, उस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात को सुनो, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करता है ना तो वो फोटोन्स के फॉर्म में करता है, किस फॉर्म में करता है, फोटोन्स। और फोटोन्स किसको कहते हैं हम आप लोग को बताए थे, किसको याद है बताओ तो, फोटोन्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लाइट। गुड, छोटा छोटा लाइट का पैकेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन्स
हम याद रखने के लिए बोले थे बाबू, आप फोटोन मतलब लाइट भी बोल दोगे, मेरा काम चल जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लूजेस और गेन्स एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ क्या? फोटोन। तो ये किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज या गेन करता है? फोटोन्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है सर? फोटोन्स के फॉर्म में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज या गेन जो करता है वो किस फॉर्म में करता है? फोटोन्स के फॉर्म में करता है, यानी लाइट के फॉर्म में करता है। अब देखो हम ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फोटोन का हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के बाद ये भी बोलता है कि बताओ उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए वो कितना वेवलेंथ का फोटोन इमिट किया होगा, या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना वेवलेंथ का फोटोन को एब्जॉर्ब किया होगा। तो ऐसा भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस अभी के लिए माइंड में तुमको क्या क्या बात याद रखना, पहला याद रखना फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है ये कि जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों? फोटोन्स के फॉर्म में। बात समझे? ठीक है। अब आगे सुनो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन तुम लोग के सामने में दिख रहा होगा। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट, यानी निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट। प्रमोट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह भेजना। द इलेक्ट्रॉन ऑफ Li2+ आयन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू कितना, कौन सा स्टेट बाबू? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। पहला लाइन पढ़ करके तुमको यह समझ में आ रहा है कि एक एटम का बात हो रहा है, एक आयन का बात हो रहा है। वो आयन है Li2+, उसका एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब एक को हम लोग N1 मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? N2। बाबू यहां दो बात बोला है। एक बोला है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाना है। हम आप लोग को बताए थे कि जब भी हम ग्राउंड स्टेट बोले वहां पे हिडन वे में ऑर्बिट का नंबर दिया हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट, चिल्लाइएगा नहीं, ग्राउंड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट का बात हो रहा है? हाथ उठाओ, कौन बताओगे? बताओ कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। बहुत अच्छे। ये कौन सा ऑर्बिट का बात हो रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट। अब इसको प्रमोट करना है कहां पे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट? फोर्थ ऑर्बिट। बहुत अच्छे। N2 का वैल्यू क्या है? 4। अब बताओ जरा, तो यहां पे क्वेश्चन में यही बोला है ना, ग्राउंड स्टेट से इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करना है, यही बोला है। ठीक है। इस केस में कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा कि नहीं किया होगा? सर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसी को तो हम लोग डेल्टा ई कहते हैं। अरे हाँ या ना? बाबू लोग क्या तुम लोगों को डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? अभी बताए थे 13.6 Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। कोई दिक्कत है इसमें? बाबू आयन अगर यहाँ पे Li2+ है तो Li2+ का Z का वैल्यू 3 होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो 3 होगा या नहीं होगा? बाबू Z के जगह 3 रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 Z² यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा या नहीं होगा? N1 यानी लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट का वैल्यू कितना है बताओ? तो 1 का स्क्वायर 1 होगा या नहीं होगा? अरे सर N2 4 है कि नहीं है? 4 का स्क्वायर 16 होगा या नहीं होगा? बस अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो यहां से डेल्टा E का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है? देखो 13.6 इंटू क्या कर लेंगे बोलिए? 9। बच्चे यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा क्या? 16 माइनस 1 होगा क्या? अब देखो जरा 16 माइनस 1 करोगे 15 आएगा कि नहीं आएगा? अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो यहां से डेल्टा E का जो वैल्यू है वो 13.6 इंटू 9 इंटू 15 बाय क्या आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत है इसमें? अब चलो हम लोग इसको करते हैं कैंसल। ठीक है। अब अगर हम इसको कैंसल करना चाहे तो
इसको पहले ना किसी से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 9 6 जा 54 4 4 कैरी कितना जाएगा 5, ठीक है। 9 3 जा 27 27 और 5 कितना होगा 28 29 30 31 32, ठीक है। 9 1 जा 9 और 3 कितना हो जाएगा बताओ तो 12, होगा या नहीं होगा, ठीक है। इंटू 15 बाई क्या हो जाएगा बताओ 16। इसी को तुम मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना, आंसर किसमें आएगा बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ग्राउंड स्टेट से इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। यह था पहला सवाल। अब फिर से एकदम बिल्कुल देखो बोर्ड के तरफ देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बोला है, सुनो ध्यान से। यहां पे ये भी बोल रहा है ऑल्सो फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड। हम तुमको बताए थे कि भले ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बट ये किस फॉर्म में करेगा बताओ फोटोन्स के फॉर्म में। तो बोल रहा है कि जो फोटोन को ये एब्जॉर्ब करेगा बताओ उसका वेवलेंथ क्या होगा। अब बताओ ध्यान से बाबू ये कौन सा फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, अगर उसको ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो उसको कौन सा फोटोन को एब्जॉर्ब करना होगा, उसको वो फोटोन एब्जॉर्ब करना होगा जिसके पास इतना एनर्जी है, हाँ या ना। तुम खुद सोचो ना, इसको ऐसे समझो जैसे मान लेते हैं कि अगर तुमको खूंटी से रांची जाना है तो तुम कौन सा बस को पकड़ोगे, जो आपको खूंटी से रांची पहुंचा देगा या खूंटी से काला माटी ले आएगा, जो खूंटी से रांची पहुंचा देगा, अरे हाँ या ना। अब बताओ उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो उसको कौन सा फोटोन चाहिए जिसके पास इतना एनर्जी होगा या इससे ज्यादा एनर्जी होगा, इतना एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। तब तो वो उसको एब्जॉर्ब करके वो कहां पहुंच जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो डेल्टा ई है ना वो बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल होगा, अरे हाँ या ना, होगा या नहीं होगा। तो ये बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल होगा। अब हमें यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, वेवलेंथ निकालने बोला है, ठीक है। तो अगर हमको वेवलेंथ निकालने बोला है और एनर्जी पता है तो हमको पता है कि एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि सर आप ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं एच सी बाई लैम्डा वाला। तो हम आप लोग को एक ही बात बोलेंगे कि बाबू यहाँ पे एनर्जी कौन सा यूनिट में बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला से एनर्जी किस में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला को यूज करने से जो मेरा एनर्जी आया उसको बदलने का कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी की जगह रखेंगे 122.4 इंटू 15, ठीक है, इंटू 15 डिवाइडेड बाई क्या होगा 16 इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा कौन से यूनिट में एंगस्ट्रम में। अब अगर हमको लैम्डा निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 12,400 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1224, ठीक है, इंटू यहां पे क्या आ जाएगा बताओ 15, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो तुमको वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या चीज यहाँ पे 15 होगा ना, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा और वो भी कौन से यूनिट में बताओ एंगस्ट्रम में। तो इस तरह का सवाल तुमसे एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब के ऊपर में पूछा जा सकता है। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं दिक्कत है तो एक सवाल तुम लोग ट्राई कर लो, ठीक है, एक सवाल तुम लोग ट्राई कर लेना। इधर ऐसा ब्लर है क्या, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो एक सवाल तुम लोग ट्राई कर लो, सवाल ये है, ठीक है, फाइंड आउट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ He plus ion is transmitted to ground state
ग्राउंड स्टेट फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलिए ये सवाल तुम लोग को ट्राई करना है जल्दी से, फास्ट। चलो अब तक तुम लोग इसको बना लिए होंगे, ठीक है। बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोला है बताइए? फाइंड आउट एनर्जी, क्या बोल रहा है? रिलीज। सर एनर्जी रिलीज निकालने बोल रहा है, इसका मतलब हमें डेल्टा ई निकालने बोल रहा है। अरे हाँ या ना? फिर आगे बोल रहा है क्या, देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ He प्लस आयन, He प्लस दे करके तुमको Z के लिए क्लियर कर दिया कि ये कितना हो जाएगा बताओ, 2, इज ट्रांसमिटेड टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी यहां दो ऑर्बिट का बात हो रहा है, एक को बोलेंगे N2 और एक को क्या बोलेंगे, N1। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या 2। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब जाहिर सा बात है इसको सेकंड से कहां भेजा गया होगा, फर्स्ट में। तो बताओ कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। अब अगर हमको एनर्जी रिलीज निकालना है तो इसी को हम लोग डेल्टा ई कहते हैं, हाँ या ना? और डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, यही था या नहीं था? चलो अब अगर हम यहां पे बात करें तो देखो जरा, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 13 पॉइंट क्या बोलोगे 6, z यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 बाई N1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, N2 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13.6 इंटू 4 इंटू यहाँ पे 4 माइनस 1 बाई 4 होगा कि नहीं होगा? ये 4 और 4 कट जाएगा। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू क्या हो जाएगा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 3 1 जा 3 एंड 1 4। तो 40.8 और यूनिट क्या लिख लोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लोग का आंसर आ गया था? मैक्सिमम लोग तो बना लिए थे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ क्या? अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन दिया जाए एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब के ऊपर में, तो अब आप लोग आराम से बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी ना तुमसे ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी लगा है या कौन सा ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी लगा है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा एक हुआ है N1 से मतलब 1 से 3 गया, एक में बोल देगा 1 से 4 गया है, एक में बोल दिया 1 से 5 गया है, एक में बोल दिया 1 से 6 गया है। बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगा होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगा होगा, ऐसा सवाल पूछ सकता है। या फिर तुमको बोल देगा कि किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगा होगा, किसमें वेवलेंथ ज्यादा लगा होगा, ऐसा सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। तो उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे उसी के ऊपर में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब देखो सवाल में तुमसे क्या पूछ सकता है कि एनर्जी मैक्सिमम पूछ सकता है। एनर्जी क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम। चाहे तुमको एनर्जी मैक्सिमम पूछे या फिर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पूछे, या फिर क्या पूछे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, या फिर बोले वेवलेंथ, वेवलेंथ मिनिमम, वेवलेंथ क्या मिनिमम। तो चाहे आपको मैक्सिमम एनर्जी पूछे या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछे या मिनिमम वेवलेंथ पूछे, तीनों में जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे वही कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम लोग को आंसर करना है। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, N1 देखना होगा लोएस्ट। N1 क्या होना चाहिए? लोएस्ट। बात क्लियर है ना? और N2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। N2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। पहले तुम देखोगे N1 को, पहले देखोगे किसको? N1 को। तो N1 अगर मैच कर गया तब तुम जाओगे N2 में। देखने का तरीका क्या है, पहले N1 देखोगे, जिसका N1 सबसे कम, ठीक है, उसमें एनर्जी भी सबसे क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अगर N1 सब में सेम हो गया तब तुम जाओगे N2 में। तो N2 देखना कि हाईएस्ट किस में है। बात समझे? ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देखो। अगर हम एग्जांपल का बात करें तो यहां पे N1 का वैल्यू को ले लेते हैं 1 और यहां पे N1 का वैल्यू को ले लेते हैं क्या? 2। अगर हम N2 का बात करें तो N2 यहां पे ले लेते हैं 3
और यहाँ पे भी N2 का वैल्यू को क्या ले लेते हैं 3। अब यहाँ पे तुमसे ये पूछेगा कि इसका एनर्जी को सपोज दैट E1 मान लो और इसका एनर्जी को सपोज दैट क्या मान लो E2, और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ E1 और E2 में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो आप सिंपली क्या कह दोगे, जिसका N1 छोटा उसका एनर्जी भी क्या होगा ज्यादा, क्योंकि देखो N2 यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे E1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा E2। तो N1 के रेस्पेक्ट में ऐसे निकाला जाता है। अगर N2 के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो N2 के रेस्पेक्ट में तुम क्या करोगे, अभी हम N1 को 1 मान लेते हैं और इसका भी N1 को क्या मान लेते हैं 1। N2 का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 3, और यहाँ पे भी अगर बात करोगे N2 का वैल्यू को, तो यहाँ पे भी N2 का वैल्यू को हम मान लेते हैं 4। अब देखो दोनों का N1 यहाँ पे क्या है सेम, अब डिसाइड करना होगा N2 से। तो अगर N2 से डिसाइड करना है तो क्या देखना होता है बताओ, हाईएस्ट। अब इसको हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं E1 और इसको सपोज दैट मान लेते हैं क्या E2। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल देंगे बताओ जरा, E1 जो होगा ठीक है वो लेस देन क्या हो जाएगा E2। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, बात समझे ठीक है। तो अगर N2 सेम है और N1 अलग अलग है और हाईएस्ट एनर्जी पूछा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा, या लोएस्ट, लोएस्ट को ही मिनिमम कहते हैं, मिनिमम वेवलेंथ पूछा, तब तुम क्या देखोगे N1 जिसका छोटा होगा ठीक है उसमें ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू होगा। बात क्लियर है ठीक है। और अगर N2 के रेस्पेक्ट में देखना है तो N2 के रेस्पेक्ट में क्या देखना है ज्यादा। बात क्लियर है ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग मिनिमम वाला में बात कर लेते हैं। मान लो हम बात करें मिनिमम एनर्जी का, किसका बात करेंगे मिनिमम एनर्जी ठीक है, या फिर हम बात करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या बात करेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर तुमको ये सब देखना है तो इसके लिए तुम कैसे देखोगे और कैसे पता करोगे, तो इसके लिए वापस से N1 और N2 वाला काम करते हैं, N1 और N2। तो मिनिमम एनर्जी देखने के लिए अगर N1 से देख रहे हो तो N1 का वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए, N1 का वैल्यू क्या होना चाहिए हाईएस्ट, और N2 का जो वैल्यू है वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज टू N1 प्लस 1। N1 प्लस 1 के जितना क्लोज होगा मतलब जितना करीब होगा एनर्जी उतना ही क्या होगा कम होगा। कहने का मतलब क्या है, बात को सुनो। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान देना, N1 का वैल्यू को हम अभी ले लेते हैं 3, N1 का वैल्यू को ले लेते हैं 3, N2 का वैल्यू को ले लेते हैं 4 और N2 का वैल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं 5। अब देखो दोनों का N1 यहाँ पे सेम है कि अलग अलग है, अब हम N2 के केस में निकालना पड़ेगा, बात क्लियर है ना। तो N2 में हम लोग को क्या देखना है, क्लोज होना चाहिए N1 प्लस 1 के। तो यहाँ N1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4, ये एग्जैक्टली 4 भी है ठीक है। तो बताओ N1 प्लस 1 के ज्यादा करीब किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है या फिर इसमें दिख रहा है, पहला वाला में दिख रहा है ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका एनर्जी को E1 मान लिया जाए और इसका एनर्जी को क्या मान लिया जाए E2 ठीक है। तो बताओ किसमें एनर्जी कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे E1 जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा बताओ E2। बात क्लियर है ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा सवाल पूछता ठीक है, N1 का वैल्यू को सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं ठीक है 5, और यहाँ पे N1 का वैल्यू को मान लेते हैं 8, N2 का वैल्यू को यहाँ पे मान लेते हैं 7, यहाँ पे N2 का वैल्यू को ले लेते हैं ठीक है 10 ऐसे। अब इसमें अगर तुमको पूछेगा तो देखो N1 जो है वो अलग अलग है कि नहीं है, N2 का बात करोगे तो N2 जो है यहाँ पे N1 प्लस 1 के ये भी क्लोज है, ये भी वही क्लोज है, मतलब 2 यूनिट डिफर कर रहा है। अब इस केस में अगर तुमको पता करना हो तो तुम कैसे पता करोगे, तो इस केस में N2 यहाँ पे जो है वो भी अलग है, N1 भी क्या है अलग अलग, तो N1 के रेस्पेक्ट में पता करेंगे। N1 के रेस्पेक्ट में अगर लोएस्ट एनर्जी पता करना है तो हम क्या सिखाए हैं बताओ, कि N1 हाईएस्ट होना चाहिए या लोएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट N1 इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हाईएस्ट होगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे बताओ, सॉरी इसको E2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं E1। तो अब एनर्जी किसका ज्यादा होगा मतलब किसका कम होगा बताओ, ठीक है जिसमें हाईएस्ट N1 है यानी E2 जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा E1। तो इस तरह से तुम किसी भी ट्रांजिशन में बिना कैलकुलेट किए हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी निकाल सकते हो, बात समझे ठीक है। अब हम समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं उसको ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है,
एनर्जी विल बी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम या फिर वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। कौन सा ट्रांजिशन में, ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, या वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो मिनिमम वेवलेंथ होगा। हम तुम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं, अब एमसीक्यू होगा, बस टिक करना है कि कौन सा ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इस टाइप वाला। तो लिखते जाओ क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन में मान लो ये दे दिया है, चलो बताओ, अगर ये बात करोगे, ये पहला क्वेश्चन में किस ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, बोलिए। अब देखो N1 सब में सेम है कि अलग अलग है, N2 से डिसाइड करोगे, जिसका N2 सबसे ज्यादा उसी में एनर्जी ज्यादा लगेगा। N2 सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है, डी में, क्योंकि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, बहुत अच्छे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ट्राई करना। चलो अब फिर से बताओ, यहां पे तुम देखोगे तो यहां N1 भी अलग है और अब की बार N2 भी अलग है, ठीक है। बट तुमको क्या देखना है, किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, जिसमें N1 सबसे छोटा होता है कि N1 सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा। तो N1 सबसे छोटा या तो तुमको ए ऑप्शन में दिख रहा है या फिर किस में दिख रहा है, डी में। तो या तो आंसर ए हो सकता है या फिर डी। दोनों में N1 क्या है, सेम। N2 से डिसाइड करो, N2 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे N2 क्या है, 3। तो बताओ ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ये था तुम्हारा पहला टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहाँ पे दूसरा टाइप का सवाल ऐसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बोला है एनर्जी विल बी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, या वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, अब ये तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये पहला सवाल था। चलो देखो ये क्वेश्चन को, बन गया ना। अब देखो लोवेस्ट एनर्जी पूछा है, तो लोवेस्ट के लिए हम तुम लोग को क्या बताया, बताओ। N1 हाईएस्ट होना चाहिए, ये चारों ऑप्शन में देखो N1 हाईएस्ट कहां दिख रहा है, ए और बी में। अब देखो N2 अगर बात करोगे तो N2 क्लोज होना चाहिए N1+1 के। अब देखो यहाँ पे इंफिनिटी और यहाँ पे 9 है, तो ज्यादा क्लोज किस में है बताओ, ए में या बी में,
आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड में N1 हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट N1 किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। ठीक है, अगर बी में है हाईएस्ट तो अब एक ही ऑप्शन ही है तुम्हारा, और N2 क्लोज होना चाहिए। देखो N2 क्लोज क्या, इक्वल टू N1 प्लस 1 के इक्वल है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऐसा सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, या तो क्वेश्चन में ऐसे तीनों नहीं दिया हुआ रहेगा, या तो पूछेगा कि किसमें मिनिमम एनर्जी लगा है, तो मिनिमम एनर्जी बोला है तब भी यही कॉन्सेप्ट लगाओगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी देकर के पूछा तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, या मैक्सिमम वेवलेंथ दिया तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। वही अगर हम मैक्सिमम वाला में बात करें तो या तो मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है क्वेश्चन में, या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या तो मिनिमम वेवलेंथ। बोलो बात समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर में। किसके ऊपर में बात करेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। यहां पे जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ना, वो किसके लिए ड्रॉ करेंगे? तो हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ करेंगे। किसके लिए ड्रॉ करेंगे? हाइड्रोजन एटम। अब सुनो, जब भी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया जाता है ना, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्बिट को प्लेस करते हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम में जिस ऑर्बिट के पास सबसे कम एनर्जी होगा उसको सबसे नीचे में रखा जाता है। उसके ऊपर में वो ऑर्बिट को रखते हैं जिसका एनर्जी उससे ज्यादा होगा, उसके बाद उसको रखेंगे उससे ज्यादा वाला को, उसके बाद उसके ऊपर में उससे ज्यादा वाला को, तो इस तरह से करके रखते हैं। यानी एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे नीचे में वो ऑर्बिट होगा जिसका एनर्जी सबसे क्या होगा? कम होगा, और उसके ऊपर में उन ऑर्बिट को रखा जाएगा जिनके पास में एनर्जी उनसे क्या होगा? ज्यादा। अब यही बात यहां पे लिखा गया है, देखो ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी यानी सबसे कम एनर्जी वाला इज प्लेस्ड एट क्या? बॉटम। ऑल अदर ऑर्बिट हैविंग हायर एनर्जी इज प्लेस्ड अबव दिस, यानी जिसका एनर्जी कम है उसको सबसे नीचे में रखा जाएगा, और उसके बाद वो ऑर्बिट को रखेंगे जिसका एनर्जी उससे क्या होगा? ज्यादा। अब अगर तुमको हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये मत सोचना कि ये हम प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिए हैं कि यहाँ पे ज्यादा गैप, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम। बात क्लियर है? ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी तुमको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या? थर्ड, इसको मान लेते हैं क्या? फोर्थ, और इसको मान लेते हैं क्या? 5, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इंफिनिटी। क्या मान लेते हैं? इंफिनिटी। ऐसे यहां से 5 से लेकर के इंफिनिटी में भी बहुत सारा होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग इंफिनिटी मान लेते हैं। अब देखो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालना चाहे तो चलो, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा? तो -13.6 Z यानी 1 का स्क्वायर, और n स्क्वायर यानी वापस से कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो 13.6 आएगा कि नहीं आएगा? और इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं सेकंड, ठीक है, हाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकंड पे अगर बात करोगे तो सेकंड पे एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ? 13.6 इंटू माइनस का साइन यहाँ पे भी होगा, Z स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, -3.4 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3 क्या लिखोगे? 4। अब नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे थर्ड ऑर्बिट के लिए भी इसी प्रकार से निकाल लो, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर निकालेंगे तो -13.6 Z स्क्वायर। अगर हम Z स्क्वायर का बात करें तो Z स्क्वायर वापस से 1, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, और 9 5 जा 45 यानी लगभग -1.5 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या? -1.5। इतना में तुम लोग समझ जाओगे कि ऐसा गैप क्यों है। अब देखो इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप निकालो, इसका कितना है बताओ? -13.6 और ये है -3.4। हम लोग डेल्टा ई कैसे निकालते हैं? हायर माइनस लोअर, तो हायर माइनस लोअर करो, तो -3.4 प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो +13.6 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 10.2 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है उसको डेल्टा ई कह रहे हैं, ये 10.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 2 और 3 के बीच में निकाल करके देखो, -1.5 प्लस 3.4, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? नहीं 1 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15,
ठीक है 3.4 है ना, तो यहाँ पे 1.9 आ जाएगा ना, ठीक है 1 पॉइंट क्या आएगा 9, तो यहाँ डेल्टा ई का वैल्यू कितना आ गया बताओ 1.9। अब देखो तुम जैसे जैसे ऊपर गए वैसे वैसे एनर्जी गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी वजह से दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसका मतलब तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि पहला और दूसरा ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है ज्यादा, दूसरा और तीसरा के बीच में और क्या हो जाता है कम, तीसरा और चौथा के बीच में और क्या हो जाएगा कम, और हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ये आगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में हम यूज करेंगे, और ये सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कौन सा ऑर्बिट में दिखाई देता है, तो पहला और दूसरा, उसके बाद किस में दिखाई देगा दूसरा और तीसरा, उसके बाद किस में दिखेगा तीसरा और चौथा। तो इसका मतलब सिंपल सा बात हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा बात ये बोल रहे हैं कि ऑन, ठीक है मूविंग फ्रॉम, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मूविंग फ्रॉम नहीं बोलो, ठीक है ऐसे बोलो, ठीक है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस एनर्जी गैप between the two orbit also decreases, between the two orbit also क्या decreases, दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप भी क्या करता है डिक्रीज करता है। कहने का मतलब है जैसे अगर 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको E1 मान लिया जाए, 2 और 3 के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको क्या मान लिया जाए E2, 3 और 4 के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको क्या मान ले E3, ठीक है 4 और 5 के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको क्या मान ले E4। और तुमको कंपेयर करने बोले तो क्या है कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें होगा E1, फिर क्या होगा E2, फिर क्या होगा E3, फिर क्या होगा E4। तो ये था तुम्हारा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो बोलो एनर्जी रिलीज्ड एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी लेवल डायग्राम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर में। देखो कभी कभी ना एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को इस फॉर्म में भी सवाल में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले समझो आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से इन्फिनिटी में ले जाने का जो एनर्जी होता है, ठीक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो डेफिनेशन क्या बोला है, मिनिमम एनर्जी अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बोल रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो सवाल यहां पे क्या पूछा जाता है इसको समझो। जैसे अगर हम बात करें तो ध्यान दो, क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया, इनफैक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड He प्लस, सॉरी हाइड्रोजन एटम He प्लस एंड Li2 प्लस, यही बोला है। तो तुमको इन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, बात समझे, ठीक है। अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसको कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में ले जाना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब देखो ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी का बात हो रहा है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी में अगर ले जाना है तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, हाँ या ना। और अगर हम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो एनर्जी एब्जॉर्ब निकालने का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, 13.6 क्या हो जाएगा Z स्क्वायर, ठीक है बाई सॉरी 13.6 Z स्क्वायर इनटू यहाँ पे अगर बात करोगे तो 1 बाई क्या होगा N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या होगा N2 स्क्वायर। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट है यानी N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इसको इंफिनिटी में लेकर के जाना यानी N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ इंफिनिटी, यानी 13.6 इंटू Z स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करोगे 1 बाई N1 स्क्वायर, अगर हम N1 का बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब 1 बाई इंफिनिटी मतलब तो 0 ही हो जाएगा। तो यहां से ये 1 बाई 1 यही रहेगा, यानी इसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो 13.6 क्या आ जा रहा है Z स्क्वायर। क्योंकि देखो N1 के जगह में अगर हम 1 रख दें
माइनस N2 के जगह में इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, 1 बाई 1 1 होगा, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13.6 जेड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर तुम ये इलेक्ट्रॉन N1 को 1 मान ले रहे हो और N2 को इंफिनिटी मान रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी में लेकर के जा रहे हो, तो उस केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जो डेल्टा ई होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी भी आयन का अगर हमको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना हो, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए, ठीक है, एटम के लिए अगर हमको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 13.6, और यहां पे क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर। अब बात को समझिए, ये फॉर्मूला हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए नहीं होगा। ये फॉर्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए है, किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, हाइड्रोजन के लिए, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, या फिर क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो या तो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा या फिर हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए एप्लीकेबल होगा। बात समझे या नहीं समझे। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने बोले तो तुम आराम से आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। किसके किसके लिए निकालने बोला है बताओ, हाइड्रोजन, फिर किसके लिए He+, या फिर किसके लिए Li2+। अब बताओ इसके लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1, इसके लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और इसके लिए Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, यही होगा ना। और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 क्या, जेड स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये हाइड्रोजन जैसा है या नहीं है। बताओ हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, He+ में भी कितना होगा, एक, Li2+ में भी कितना होगा, एक, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो ये तो हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन जैसा बना कि नहीं बना, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें एक एक बचा ही है, ठीक है। तो ये क्या तीनों आयन में तुम आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते हो, तो जल्दी से निकालो इसका। आप लोगों ने बना लिया ना। देखो इस पे अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाले तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 13.6 जेड स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तुम निकालोगे तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू क्या कर लोगे 4, तो यहाँ से 4 6 24, 12 14, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 54.4 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे Li2+, तो इसके लिए अगर तुम आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहोगे तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा सोचो जरा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अगर हम जेड स्क्वायर का बात करें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ये आ जाएगा ना। तो 9 6 जा 54, 4 4 कैरी कितना जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 9 3 जा 27, 27 28 29 30 31 32, ठीक है, और यहाँ पे 12, तो 122 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आ रहा है ना, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेपरेशन एनर्जी वगैरह के बारे में। तो उससे पहले बताओ कि आयोनाइजेशन एनर्जी में किसी को कोई दिक्कत है क्या। बाबू बस इतना याद रखना, ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सारा कैलकुलेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, He+ के लिए। अब Na+ के लिए अगर तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने बोले तो मत निकालना इस फार्मूला से। बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हीलियम के पास में 2 होता है, प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बचा, एक। लिथियम के पास 3 होता है तो 2 निकाल लिए तो कितना बचेगा, एक। तो बस ऐसे पता चला था। आगे देखो नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, हम लोग सेपरेशन बोल रहे थे। नेक्स्ट क्या है मेरा, एक्साइटेशन एनर्जी। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी हम लोग किसको कहते हैं, ध्यान दो। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है सुनो, जैसे N1 को अभी हम लोग 1 मान लेते हैं और N2 का जो वैल्यू होगा ना वो 2 से लेकर के कहां तक होगा, इंफिनिटी तक। तो N1 से N2 ले जाने के लिए, यानी ग्राउंड स्टेट से N2 ले जाने के लिए जो भी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा इसको हम लोग डेल्टा E कहेंगे, और इसी को कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहेंगे बताओ, एक्साइटेशन एनर्जी।
इसी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। अब बातों को समझिए, अगर हम यहां पे बात करें ना तो एक्साइटेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम ई कह रहे हैं। और ये कैसे निकलेगा, तो डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर, यही होगा ना, 1/n1। ये फिक्स बोला गया है कि इसको ग्राउंड स्टेट से ही उठाना है। 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, n1 मतलब 1 होगा, और 1/n2 स्क्वायर, तो n2 का वैल्यू 2 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम लोग n2 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब यहां से जो एक्साइटेशन एनर्जी आएगा वो क्या आ जाएगा, सोचो 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। 1/1 अगर तुम बात करोगे, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे, ठीक है, तो यहां से अगर हम एलसीएम ले ले तो यहां से n2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और यहां पे क्या बच जाएगा बताओ, यहां से n2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये तुम्हारा एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर। तुम ऐसे याद में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रख लेना, एक्साइटेशन एनर्जी में हमेशा इलेक्ट्रॉन को पहला ऑर्बिट से किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है। अब अगर हम एक क्वेश्चन का बात करें तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन को करोगे। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को n1 1 है और n2 का वैल्यू क्या है 2, 2 को क्या हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सब लोग ध्यान से देखना इधर, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएं तो उस केस में जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहेंगे बताओ, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। अगर उसको हम 10th एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, 10th एक्साइटेशन एनर्जी। अगर हम बोल रहे हैं 8th एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कौन सा एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जा रहा है, 8th एक्साइटेड स्टेट। बात समझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li2+, यानी आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है किसके लिए, Li2+ के लिए, ठीक है। अब निकालते हैं, देखो अगर हम बात करें तो Li2+, यहां जाहिर सा बात है n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोला है बाबू, फर्स्ट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कितना हो जाएगा 2। तो यहां से यहां जाना है, तो इसके लिए कितना एक्साइटेशन एनर्जी का जरूरत होगा। तो अब हमको एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पता ही है, 13.6 जेड स्क्वायर, Li2+ है यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, 1/n1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, बाई 1/n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 13.6 इंटू 9, ठीक है, इंटू यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, यही होगा या नहीं होगा। अब इसको कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी 3.4 इंटू 9 इंटू क्या आ जा रहा है 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और 3 क्या हो जाएगा 30 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9, तो 91 3 6 जा 18, 0 आएगा तो 1 कैरी जाएगा, 3 3 जा 9, तो 91.8 और यूनिट यहाँ पे क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तुमको मेन ना इन सब फॉर्मूला में डेफिनेशन याद रखना, एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्साइटेशन का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में भेजना। अगर बोल रहा है थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भेजा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा, चौथा ऑर्बिट। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो क्वेश्चन टफ नहीं है, और अगर तुम कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रखना जरूरी है। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब देखो लास्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेपरेशन एनर्जी का। किसका बात करते हैं, सेपरेशन एनर्जी। अब क्या बोला है देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी।
ठीक है, इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट ऑर्बिट को तो ग्राउंड स्टेट कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ करके बाकी जितना भी ऑर्बिट है उसको एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। इसका मतलब यह है कि N2 का वैल्यू 2 है, और सॉरी N1 का वैल्यू को क्या मान लो 2, N1 का वैल्यू को क्या मान लो 2, और N2 का वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं, मान लो इंफिनिटी। तो 2 से इंफिनिटी में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को कहोगे सेपरेशन एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेपरेशन एनर्जी। या फिर N1 का वैल्यू को तुम 3 मान लो और N2 का वैल्यू को तुम वापस से इंफिनिटी मान लो, यानी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी में ले जाना है, उसके लिए जो एनर्जी लगता है उसी को हम सेपरेशन एनर्जी कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा तो N1 का जो वैल्यू है वो 2 से लेकर के कहां तक हो सकता है, इंफिनिटी, और N2 का वैल्यू जो सॉरी 2 से लेकर के इंफिनिटी से कम होगा, एक कम होगा, बात समझे, ठीक है। और N2 का वैल्यू जो है वो 2 हो सकता है, ठीक है, N1 का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 ऐसे हो सकता है। और N2 का वैल्यू फिक्स है, हमेशा क्या होगा बताओ, इंफिनिटी, हमेशा क्या होगा, इंफिनिटी। अब देखो, अगर इससे क्वेश्चन पूछना हो तो यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखना ध्यान से। एक सवाल कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट, ठीक है, द सेपरेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर He plus ion if electron is present in third excited state, excited state। मान लो ये सवाल तुमसे पूछा है, सवाल क्या बोला ध्यान से देखो, कैलकुलेट द सेपरेशन, ठीक है, यहां पे एक छूट रहा है, एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, तो हमको सेपरेशन एनर्जी निकालना है फॉर कौन सा आयन बताओ, He प्लस आयन, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। अब He प्लस आयन दिया हुआ है, तो यहां से तुमको Z का वैल्यू पता चल गया, जो कि कितना हो जाएगा 2। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा ऑर्बिट में है, 4। सेपरेशन एनर्जी बोल रहा है, मतलब N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। बस अब तुमको आराम से सेपरेशन एनर्जी निकाल सकते हो, जो कि होगा 13.6 Z स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाई, ठीक है, 1 बाई इंफिनिटी, यही हो जाएगा ना। अब देखो यहां पे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 13.6 इंटू 4, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 बाई 16, और 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 1 बाई 16 माइनस 0 तो 1 बाई 16 ही होगा, तो यहाँ 1 बाई 16 ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कितना आ जाएगा बताओ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेपरेशन के जगह में तुमको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकता है, सेपरेशन के जगह में क्या बोल सकता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। हम एक बार वापस से जितना बात आपको हम बताए वो सारा चीज को यहाँ पे रिपीट करते हैं, ध्यान देना। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट यानी N1 से, ठीक है, और N2 का वैल्यू हमेशा क्या होगा बताओ, इंफिनिटी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए होगा। अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी का बात करें तो एक्साइटेशन में N1 का वैल्यू फिक्स होता है, N1 का वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा बताओ 1, बात क्लियर है ना, ठीक है। और N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरह से, बट इंफिनिटी नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है, क्योंकि N1 अगर 1 है और N2 अगर इंफिनिटी हो गया तो वापस से क्या हो जाएगा बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए, ठीक है। वही अगर लास्ट हम सेपरेशन एनर्जी का बात करें या फिर बाइंडिंग एनर्जी का बात करें तो इसमें N1 का जो वैल्यू है, ठीक है, जो N1 का वैल्यू है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू हम यहाँ पे क्या क्या बताए थे, देखो N1 का वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है, तो यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह से, ठीक है। और N2 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, इंफिनिटी। सेपरेशन में N1 कभी 1 नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है,
क्योंकि 1 से इंफिनिटी मतलब वो वापस से क्या हो जाएगा बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब चाहे तुमको आयोनाइजेशन बोले, एक्साइटेशन बोले या सेपरेशन बोले, ये तीनों में से कोई भी एनर्जी आपको बोल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको सिंपली क्या निकालने बोल रहा है बताओ, डेल्टा ई। क्या निकालने बोल रहा है, डेल्टा ई, बस यही है। आयोनाइजेशन बोल देगा तो वो कभी भी N1 और N2 नहीं दिया हुआ रहेगा, तुमको खुद से पता चलना चाहिए कि N1 यहां 1 होगा और N2 का वैल्यू जो होगा वो इंफिनिटी होगा। जब तुमको बोलेगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो तो कभी भी N1 और N2 नहीं दिया रहेगा, तुमको समझ जाना है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट। वही सेपरेशन में भी N1 और N2 नहीं बोलेगा, बोलेगा तुमको फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी निकालने बोलेगा, या फिर बोलेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो सेपरेट करने के लिए क्या एनर्जी लगेगा। तो तुमको इस तरह का क्वेश्चन में बस N1 और N2 पे ध्यान रखना है, बाकी तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है वो हो गया पूरा तरह से समाप्त। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट बार देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।